तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्च, ठीक है ना। उसको तो पढ़ लिए लगभग। तो स्टार्च को जब हम लोग च्यू करते हैं अच्छे से तो मीठा लगता है कि नहीं? चाहे रोटी चबाएं, चावल चबाएं, किसी चीज़ को चबाएं, दोनों ही मीठा लगता है ना। गेहूँ का आटा भी मीठा लगता है और चावल भी मीठा लगता है उसको अच्छे से च्यू करने के बाद। ऐसा क्यों होता है? वो तो बहुत बाद में आता है। पहले जो है स्टार्च जो होता है, पहले जब हाइड्रोलिसिस होता है ना, एंजाइम है, तो मुंह में ही हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाता है। तो वहाँ हाइड्रोलिसिस होने के बाद माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। जैसे ही उसको स्टार्च को एंजाइम्स मिलेगा तो ये क्या होता है, पहले माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर आगे फिर माल्टोज जो है ब्रेक डाउन हो करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो याद रखोगे, स्टार्च डायरेक्टली जो है डी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले वो माल्टोज में होता है कन्वर्ट, और फिर वो माल्टोज जो है डी ग्लूकोज में जितना यूनिट रहेगा, एक माल्टोज में 2 यूनिट रहेगा, तब जितना माल्टोज बन जाए पहले, ठीक है ना। तो पहले जो है वो एंजाइम से माल्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर माल्टोज से आगे जा कर के डायस्टेज मिलेगा उसको। इसको क्या डायस्टेज ना, तब ये अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए जब स्टार्च को हम चबाते हैं तो मीठा लगता है, जबकि सेलुलोज को चबाते हैं तो मीठा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई एंजाइम ही नहीं है कि सेलुलोज को हम चबा करके डाइजेस्ट कर सकें, है ना। ब्रश वगैरह करते हैं ना हम लोग, दातुन करते हैं तो सेलुलोज को चबाते हैं, लेकिन मीठा नहीं लगता है, समझ गए ना। क्योंकि हमारे मुंह में भी वो एंजाइम नहीं है, ना ही स्टमक में वो एंजाइम है जिससे कि उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए, इसलिए वो स्वीट हमको नहीं लगता है। आया समझ में? क्लियर? तो हम लोग जो है तो पढ़ लिए स्टार्च जो है हमको डी ग्लूकोज देता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सेलुलोज, ठीक है। तो स्टार्च का तो मेन यूज़ है कि हम लोग खाना ही उससे फूड के रूप में ही यूज़ करते हैं, लेकिन सेलुलोज में क्या है कि इसको सिर्फ फूड मटेरियल ही नहीं, एनिमल्स सब तो फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, और हम लोग दूसरे तरीके से पेपर बनाए, कपड़ा बनाए, है ना, गम बनाते हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं इसका, ठीक है ना। गन पाउडर भी बनता है, एक्सप्लोसिव भी बनता है इससे, सेलुलोज से। तो वैरायटी ऑफ यूज़ है इसका, लेकिन फूड के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ एनिमल इसको फीड के रूप में, ह्यूमन बीइंग जो है इसको फूड के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब स्टार्च में क्या बताया था कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही रहता है। सेल्यूलोज में सिर्फ अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। सेल्यूलोज ओनली कंटेन्स अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोज नहीं होता है। स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों ही रहता है, समझ गए ना। लेकिन सेल्यूलोज में सिर्फ अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। और है कि ये जो अमाइलोपेक्टिन कितना यूनिट होगा वो डिपेंड करता है, अलग अलग पेड़ का अलग अलग होता है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है। तो सेलुलोज मेनली क्या है, प्लांट में, एनिमल बॉडी में नहीं रहता है, एनिमल बॉडी में नहीं रहता है। एनिमल बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजिन के रूप में स्टोर होता है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजिन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। वो भी एक पॉलीसेक्राइड है, प्लांट में सेल्यूलोज के रूप में, और प्लांट का जो सीड है उसमें स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्लांट का जो सीड है उसमें स्टार्च के रूप में ग्लूकोज जमा होता है, और प्लांट के बॉडी में सेल्यूलोज के रूप में जमा होता है। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही होता है, सेल्यूलोज में सिर्फ अमाइलोपेक्टिन होता है। तो अमाइलोपेक्टिन तो हम समझ चुके हैं कि किस तरह का अरेंजमेंट है,
समझ में आ गया ना? हैं? नहीं, अमाइलोपेक्टिन इसमें नहीं होगा, ये गलत हम बोल दिए। ये इसमें जो है अमाइलोज की तरह ही है, अमाइलोपेक्टिन इसमें नहीं होगा। अमाइलोपेक्टिन जो है ग्लाइकोजिन में होता है, ग्लाइकोजिन में अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज नहीं होता है। सेलुलोज में जो है अमाइलोज टाइप का ही होता है, लेकिन अमाइलोज में क्या है, अल्फा लिंकेज है। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन है, अमाइलोज में स्ट्रेट चेन है, अल्फा ग्लूकोसाइडिक लीकेज है अमाइलोज में। और सेलुलोज में जो है, यहाँ भी वो अमाइलोज तरह का ही स्ट्रेट चेन बनेगा। जैसे अमाइलोज में स्ट्रेट चेन बनता है अल्फा डी ग्लूकोज का, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन बनेगा। समझ गए? स्टार्च में जो अमाइलोज है उसमें स्ट्रेट चेन बनता है, सेलुलोज में भी स्ट्रेट चेन ही बनेगा ग्लूकोज का, लेकिन वहाँ पर अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन बनता है। ठीक है, 1414 जुड़ता है। यहाँ भी 1414 ही जुड़ेगा इसमें भी, लेकिन यहाँ पर बीटा ग्लूकोज रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा, बीटा डी ग्लूकोज आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़ेगा, यानी बीटा ग्लाइकोसाइडिक लीकेज है इसमें सेलुलोज में। ठीक है, तो स्टार्च में क्या है कि अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन दोनों है, और सेलुलोज में जो है सिर्फ अमाइलोज टाइप का लिंकेज है। हाँ, लेकिन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लीकेज है। यहाँ भी स्ट्रेट चेन ही है, लेकिन यहाँ पर बीटा लीकेज है। इसलिए सेलुलोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो हमको जो है बीटा ग्लूकोज मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है ना? और स्टार्च क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या देता है हमको? अल्फा डी ग्लूकोज। और सेलुलोज क्या देगा? बीटा डी ग्लूकोज। आया बात समझ में? क्लियर? और ग्लाइकोजिन इसके बाद पढ़ेंगे, तो ग्लाइकोजिन में स्ट्रेट चेन नहीं होता है, स्ट्रेट भी रहता है और ब्रांच भी रहता है। ग्लाइकोजिन में क्या है? स्ट्रेट भी रहता है और ब्रांच भी रहता है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो हो गया अमाइलोपेक्टिन। वहाँ अल्फा लिंकेज है। ग्लाइकोजिन में अल्फा लिंकेज है C1C4 फिर C1C6 का, है ना? C1C6 का ब्रांच हो गया। ठीक है ना? तो ग्लाइकोजिन में हमको अमाइलोपेक्टिन सिर्फ मिलेगा, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों मिलेगा, और सेलुलोज में अमाइलोज तो नहीं है, लेकिन अमाइलोज के जैसा ही स्ट्रेट चेन है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजिन दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद, लेकिन सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेलुलोज में भी स्ट्रेट चेन है, तो बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। स्ट्रेट चेन बनाना तो आसान है, सबका तो एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो ये C1 हुआ। बीटा में OH किधर होता है? ऊपर ना, बीटा में है, बीटा में OH ऊपर रहता है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा CH2OH। यहाँ क्या है? उसके बाद क्या है? HOH होगा ये, हाँ? इधर फिर उल्टा होगा OHH, और यहाँ पर OH। ये बीटा हो गया। इसी तरह से बीटा यूनिट हम लोग और ड्रॉ कर लेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर याद नहीं होगा। समझ गया ना? लगा
लग रहा है गड़बड़ कर रहा बीटा में वो शायद एच ऊपर है। है। इधर एच ऊपर है। इधर बीटा ये सब है बीटा डी ग्लूकोज, है ना। बीटा डी ग्लूकोज है ये सारा। ये सब आपस में जब जुड़ेगा बीटा लीकेज के थ्रू, एक का ऊपर है एक का नीचे है, तो ऐसे जुड़ेगा, समझा, है ना। ये जो है इस तरीके से जुड़ेगा। ये हुआ बीटा लिंकेज। ये क्या है? ये हो गया हमारा C4 और ये हो गया हमारा C1 और C4 जुड़ रहा है ना। ये हो गया C1, ये हो गया C4 एंड C4 जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हमको जो है वैसे ही करके छोड़ देना है। इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, दोनों तरफ से चेन बढ़ेगा ना। हाँ, दोनों तरफ से चेन बढ़ेगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सेलुलोज में बीटा है और स्टार्च में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, समझ गए ना। यही अंतर है। उसमें भी अमाइलोज है, इसमें भी अमाइलोज के जैसा ही है, लेकिन इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लीकेज नहीं है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लीकेज है। उसके अलावा जो थोड़ा वो डिफरेंस और है, ठीक है। कहीं दिया है डिफरेंस? नहीं दिया है, वो सब नहीं दिया है कुछ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है इसमें जो है अलग अलग चीज़ में अलग अलग जो है होता है। सेलुलोज कितना होता है? अगर लकड़ी है, वुड, तो इसमें जो है 45 to 50% जो है सेलुलोज होता है, ठीक है। और जो कॉटन है जिससे कपड़ा बनता है, ठीक है, कॉटन में 90 to 95% सेलुलोज होता है, इसलिए ज़्यादा मजबूत होता है, समझ गया। और दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग है, अगर सबका मिला दिया जाए तो 50% सेलुलोज होगा। स्टार्च, ग्लाइकोजीन और सेलुलोज, तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, सारे एनिमल और प्लांट मिला करके, यानी लिविंग थिंग जितना भी है इस दुनिया में, तो सबके पास ग्लूकोज है, या तो स्टार्च के रूप में, या सेलुलोज के रूप में, या ग्लाइकोजीन के रूप में। तो यहाँ पर स्टार्च, ग्लाइकोजीन और सेलुलोज को अगर कंपैरिजन करोगे तो 50% सेलुलोज का हिस्सा आता है और 50% में इधर स्टार्च और ग्लाइकोजीन आता है। मतलब अकेला कंट्रीब्यूशन जो है सेलुलोज का है, टोटल अगर देखा जाए इस तीनों का। तो समझ गए ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेलुलोज। अब सेलुलोज का क्या क्या यूज है? बहुत सारा यूज है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? हाँ, उसका एंजाइम का हाइड्रोलिसिस करने वाला एंजाइम बायोलॉजी दिया होगा, या याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स, जो भी पॉलीसेक्राइड्स, सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि चेन बहुत लंबा है, चेन बहुत ही लंबा है। तो जिसके कारण जो है कहीं भी नॉन रिड्यूसिंग ही होगा सब, रिड्यूसिंग शुगर ये सब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चेन लेंथ इतना लंबा है ना।
कोई लिमिटेशन तो ऐसा है नहीं, लंबा लंबा चेन होता है तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलता ही नहीं है, इसलिए जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे इसका रिएक्शन होता ही नहीं है। समझ गए? कोई भी पॉलीसेक्राइड्स में, तो जितना भी पॉलीसेक्राइड्स है, वो चाहे स्टार्च का बात करो, चाहे ग्लाइकोजिन का बात करो, चाहे सेलुलोज का बात करो, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। ये कोई भी रिड्यूसिंग होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि चेन लेंथ इतना बड़ा होता है, इतना ज़्यादा यूनिट आपस में जुड़ा हुआ रहता है कि उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है? क्योंकि चेन लेंथ इसमें फिक्स है नहीं, अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट का अलग अलग चेन लेंथ होता है। ठीक है? वहाँ का इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ सॉइल के कंडीशन पर डिपेंड करता है। समझ गया ना? तो इसलिए ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। कोई भी पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग है। सिर्फ डाइसेक्राइड्स जो है वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग दोनों होता है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है वो रिड्यूसिंग हो गया, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग हो गया। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स 100% नॉन रिड्यूसिंग होता है, इस बात को याद रखोगे। ठीक है? अब देखो सेलुलोज का यूज क्या क्या है। तो जो हम लोग पुराना ज़माना कैमरा देखते थे ना, हैं, वो जो जिसको नेगेटिव बोलते थे, और अभी भी फिल्म बनता है तो इसी पर बनता है, सेलुलॉइड। ठीक है? रोल है ना, रोल जिस पर पिक्चर आता है, रोल जो घूमता है प्रोजेक्टर के ऊपर, ये है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलॉइड। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फिल्म बनाने में। ठीक है? उसके बाद है गन कॉटन। गन कॉटन नाम से ही पता चल गया कि एक्सप्लोसिव होगा, है ना? गन कॉटन एक्सप्लोसिव हो गया। उसके बाद है सेलुलोज एसीटेट। ठीक है? सेलुलोज एसीटेट का जो है यूज होगा प्लास्टिक के रूप में। ठीक है? उसके बाद रैप करने के लिए सब रैपिंग फिल्म के रूप में यूज करते हैं ना। बहुत सारा चीज़ पतला पतला थीन पेपर जैसा रहता है, इससे रैप करते हैं सामान सबको, है ना? उसके लिए यूज होता है। और नेल पॉलिश में यूज होता है। ठीक है? सेलुलोज एसीटेट का 3 यूज है। कॉटन हो गया तुम्हारा एक्सप्लोसिव। ठीक है? उसके बाद है मिथाइल सेलुलोज। इसका भी प्लास्टिक के रूप में यूज होता है, फाइबर के रूप में यूज होता है, कॉस्मेटिक, पेस्ट एंड फैब्रिक। इसका यूज है कॉस्मेटिक्स के रूप में। ठीक है? कॉस्मेटिक्स, पेस्ट एंड फैब्रिक लाइनिंग। डबल कोटेड कपड़ा होता है ना, उसके नीचे डबल कोटिंग करके लाइनिंग किया हुआ रहता है, चिपकाया हुआ जैसा रहता है ना, उसको बोलते हैं फैब्रिक लाइनिंग। उसके बाद है इथाइल सेलुलोज। बोलते हैं ना प्लास्टिक पेंट्स, यही है इथाइल सेलुलोज। प्लास्टिक पेंट बोलते हो ना, प्लास्टिक कोट्स एंड फिल्म्स। तो ये सारा जो है सेलुलोज का यूज है। और अब लास्ट में जो है ग्लाइकोजिन पड़ेगा।
ठीक है, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट के बॉडी में ग्लाइकोजन जमा नहीं होता है, एनिमल के बॉडी में जमा होता है, चाहे वो एनिमल हम हैं या वो इसको हम लोग एनिमल बोलते हैं, 4 फुटेड एंड 2 फुटेड दोनों, ठीक है कि नहीं, हैं 4 फुटेड 2 फुटेड दोनों एनिमल, ठीक है। उसके बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जो है स्टोर होता है और ये अल्फा डी ग्लूकोज ही रहता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन में जो स्टोर होता है ग्लूकोज कैसे, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के रूप में जमा होता है। ग्लाइकोजन कैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन के रूप में जमा होता है, लेकिन ये अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन में अंतर है, अंतर अरेंजमेंट में नहीं है, चेन का लेंथ में अंतर है, ये छोटा होता है, समझ गए। मेन डिफरेंस जो है ग्लाइकोजन का जो अमाइलोपेक्टिन है और जो सेलुलोज स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन है, दोनों में अंतर यही है, ग्लाइकोजन में 10 से लेके 14 तक का चेन लेंथ होता है, ठीक है, 10 to 14 कार्बन का लेंथ होता है एवरेज, और अमाइलोपेक्टिन में इसमें जो है 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट ऑन एन एवरेज जुड़ता है, किसमें, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, आया बात समझ में। और उधर जो सेलुलोज वाला जो अमाइलोपेक्टिन है वो तो नॉर्मल है ना, एवरेज का बात कर रहे हैं, उसमें 25 to 30 ग्लूकोज यूनिट जुड़ता है, ठीक है, एवरेज, समझ गए। ये मिनिमम का बात हुआ, मैक्सिमम तो सब में कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना, ये मिनिमम हुआ, मिनिमम 10 to 15 जो ग्लाइकोजन यूनिट जुड़ता है, और इसमें ग्लाइकोजन में जुड़ता है, यानी अमाइलोपेक्टिन जो बनता है उसमें कम से कम 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट जुड़ा हुआ रहेगा एज ए ग्लाइकोजन। लेकिन जब सेलुलोज में स्टार्च में जब यही अमाइलोपेक्टिन बनता है तो उसमें कम से कम 25 से 30 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ करके बनता है, समझ गया ना। दोनों का सेम ही है, अरेंजमेंट सेम है, यहाँ 10 to 14 में ही अरेंजमेंट हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन का, और यहाँ पर 25 to 30 कम से कम लगेगा अरेंजमेंट होने के लिए, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, और चाहे ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस करो, सेलुलोज का करो, चाहे स्टार्च का करो, सब तो ग्लूकोज ही देता है, इसलिए सब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसके पास एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है, जिसके पास एंजाइम नहीं है, हम लोग के पास सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सेलुलोज स्वीट भी नहीं लगता है और डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।